बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी मोतीपुर नामक गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रहते थे। पूजा की मां की मृत्यु होने के बाद पूजा अकेली ही रहने लगी, जिस वजह से दीपक ने अपनी बेटी के लिए उसने शीला नाम की लड़की से शादी करी, जिसकी एक प्रिया नाम की बेटी थी। शीला ने प्रिया और पूजा दोनों को ही एक समान प्यार दिया, लेकिन जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए, शीला का ध्यान सिर्फ प्रिया पर ही जाते गया। ये बात पूजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि अब उसकी माँ उसको पहले जैसा प्यार नहीं करती, और समय के साथ साथ शीला ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। हर सौतेली माँ की तरह शीला ने भी पूजा के साथ सौतेला व्यवहार करना शुरू कर दिया, और साथ साथ प्रिया भी पूजा को पसंद नहीं करती थी। शीला सिर्फ अपनी बेटी प्रिया से ही प्यार करती, और बेचारी पूजा को समय पर खाना भी नहीं देती, और हमेशा ही उसे काम न करने पर ताने मारती रहती। पूजा बहुत ही अच्छे और ईमानदार स्वभाव की लड़की थी, लेकिन प्रिया अपनी माँ की तरह ही बहुत घमंडी और लालची थी, और हर सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। भले ही शीला और प्रिया पूजा के साथ सौतेला व्यवहार करती, लेकिन पूजा ने हमेशा से ही उन दोनों को अपना माना। इतने अत्याचार करने के बाद भी आज तक पूजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी उसे दिल से बहुत बुरा लगता कि उसकी सौतेली बहन और सौतेली माँ उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। शीला पूजा से काम करवा रही थी, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब शीला पूजा से ज्यादा काम करवाने लगी और उसको 2 दिन में एक बार ही खाना देती, वो भी अगर काम पूरा होता तब। और प्रिया का क्या था, वो अपनी जिंदगी में बहुत मजे कर रही थी और बहुत ही खुशी से रह रही थी। वो अपनी माँ को बिना बताए भी कहीं घूमने चली जाती तो शीला उसे कुछ नहीं कहती, और अगर वहीं पूजा किसी काम से बाहर जाती तो शीला उसे मारती और खाना भी नहीं देती। दीपक को इन सारी बातों का कुछ नहीं पता था, क्योंकि दीपक के आते ही दिखाने के लिए शीला घर के काम करने लगती और पूजा के ऊपर प्यार जताने लगती। पूजा डर से कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि शीला ने उसे धमका रखा था। अब वो यही सोचती थी कि इससे अच्छे तो वो अकेली ही रहती, क्योंकि उसकी सौतेली माँ के आने से उसके ऊपर बस अत्याचार ही हो रहा था। जब भी दीपक आता तो पूजा चाहती कि वो सारी बातें अपने पिता को बता दे, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि शीला ने कह रखा था कि अपने पिता को ये सारी बातें नहीं बताना, वरना वो उसकी बहुत पिटाई करेगी। और यही सोचकर पूजा ने अभी तक अपने पिता को कुछ नहीं बताया। पूजा एक समय पर ही खुश रहती, वो रात के समय जब उसके पिता आ जाते, वो थोड़ा समय अपने पिता के साथ बिताती और खुशी खुशी रात में सो जाती, वरना पूरे दिन वो उदास ही रहती। काम करते करते वो बहुत थक जाती, लेकिन शीला या प्रिया को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। शीला तो बस यही चाहती थी कि उसके घर का काम होते रहे। शीला को पूजा से कोई भी मतलब नहीं था, वो काम के लिए ही पूजा से बात करती, वरना प्रिया और शीला पूजा से बहुत नफरत करती। वैसे ही दोनों के दोनों बेचारी पूजा को हर वक्त ताने मारती रहती कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई और हमारे पल्ले छोड़ गई। किसी तरह पूजा अपनी उदास जिंदगी जी रही थी। रात को वो घर का सारा काम करके लेट सोती और सुबह सुबह जल्दी उठती। उसको थोड़ा ही समय मिलता आराम करने का, लेकिन अगर शीला उसे दिन में आराम करते वक्त देख लेती तो उसको बहुत मारती। एक दिन पूजा आराम से बैठकर खाना खा रही होती है, तभी शीला आती है और कहती है, अच्छा जी, तो ये महारानी आराम से बैठकर खाना खा रही है, शायद इसको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। क्यों रे करमचली, इतने देर से आवाज लगा रही हूँ, सुनाई नहीं देता? माँ, मैं बस खाना खा रही थी, मुझे थोड़ी ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले खाना खा लेती हूँ, फिर घर के काम कर लूंगी। हाँ, अब तो तुझ घर की नौकरानी है, ज्यादा महारानी बनने की कोशिश मत कर, जा कामों में लग जा। हाँ माँ, थोड़ा सा ही खाना बचा है, खा लेती हूँ, फिर कर दूंगी। अच्छा, तो अब तेरी तो जबान निकल आई है, कुछ दिनों से तू मेरे को जवाब देने लगी है। तेरी इतनी हैसियत नहीं कि तू मुझे अब उल्टा जवाब दे। एक तो तुझे इस घर में रहना और खाना दे रही हूँ, लेकिन फिर भी इन्हें आराम चाहिए, दिन भर बस आराम ही करती रहती है।
माँ, ये बात मेरी समझ से बाहर है कि आप मुझसे इतना काम क्यों करवाती हैं? क्यों करवाती हूँ? क्योंकि तू मेरी सौतेली बेटी है। पहले भी तो आप मुझे प्यार करती थी ना, लेकिन आप अब सिर्फ प्रिया को ही प्यार करती हैं। आप जितना काम मुझसे करवाती है, उतना काम अगर आप प्रिया को कहेंगे तो प्रिया तो उसका आधा काम भी नहीं करेगी। मैं अपनी बेटी को काम करने के लिए क्यों कहूँगी? वो मेरी बेटी है और मैं चाहती हूँ कि वो एकदम ऐशो आराम से रहे। उसे बड़ा करके मुझे नौकर नहीं बनाना है। हाँ तो माँ, मुझे भी बड़ा होकर नौकर नहीं बनना है। अब मैं परेशान हो चुकी हूँ आपके तानों से और मैंने सोच लिया है कि आज मैं पिताजी को बता दूंगी कि आप मुझ पर कितने अत्याचार करती हो। अच्छा ठीक है, बताती हो। शायद तुझे पता नहीं कि उसके बाद तेरा क्या होगा। जो भी होगा देखा जाएगा, पर आज मैं पिताजी को बता दूंगी। सुशीला को बहुत गुस्सा आता है और वो पूजा का हाथ पकड़ती है और बाथरूम में जाकर उसे बंद कर देती है। माँ, खोलो दरवाजा, मुझे माफ कर दो। मैं पिताजी से नहीं कहूँगी, मुझे माफ कर दो। इतनी जल्दी तो ये दरवाजा नहीं खुलने वाला। जब तक तेरे पिता नहीं आ जाते तब तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा। बड़े जवान चलने लगी है तेरी। माफ कर दो माँ, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगी और आपके बोलने से पहले घर के सारे काम कर दूंगी। अब तो जितनी मर्जी माफी मांग ले, अब ये दरवाजा तो रात को ही खुलेगा। अंदर बाथरूम में पूजा बहुत रो रही होती है, लेकिन जैसा कि शीला ने कहा कि रात को ही दरवाजा खुलेगा और वैसा ही होता है। शीला रात को ही दरवाजा खोलती है। फिर पूजा शीला से माफी मांगती है। ये दिन शायद तुझे याद रहेगा। अब मुझसे जबान लड़ाने से पहले ये दिन एक बार याद कर लियो। ऐसे ही किसी तरह पूजा की जिंदगी बीत रही थी। एक दिन शीला पूजा को दूसरे गांव से अपने लिए चूड़ियां लाने को कहती है। अरे पूजा, दूसरे गांव में जाकर मेरे लिए चूड़ियां लानी है तुझे। लेकिन माँ, चूड़ियां तो यहाँ पर भी मिल जाएगी। मैंने बोला ना तुझे, उसी गांव से चूड़ियां लानी है। मैं हर बार उसी गांव से चूड़ियां लाती हूँ। वहाँ पर चूड़ियां बहुत अच्छी मिलती है। माँ, हर बार आप जाती हैं, तो इस बार भी आप चले जाइए, क्योंकि मैं अकेले इतनी दूर कैसे जाऊंगी? कैसे जाएगी का क्या मतलब है? इतना भी दूर नहीं है वो गांव, बीच में एक जंगल पड़ता है, चली जाइयो। पूजा ने अपनी माँ को ज्यादा बातें नहीं बोली और वो उदास मन से ही दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ी। जैसा कि शीला ने कहा था कि बीच में एक जंगल पड़ता है, वैसे ही गांव के बीच में एक जंगल पड़ता था। जब पूजा जंगल में पहुंची तो उसे थोड़ी भूख लगने लगी और वो जंगल में आकर फल ढूंढने लगी। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद उसे एक फल का पेड़ दिखाई दिया। उसने फल तोड़े और वो थोड़ी देर बैठकर खाने लगी और जब वो आगे गई तो उसे वहाँ पर एक गुफा दिखाई दिया और गुफा के अंदर 2 रास्ते थे। तभी वहाँ पर एक जादूगरनी प्रकट हुई। गुफा के अंदर जादुई 2 रास्ते हैं, एक अच्छाई का है और एक बुराई का। अच्छाई के रास्ते पर तुम्हें बहुत सारा ज्ञान और शक्तियाँ मिलेगी, लेकिन बुरे रास्ते पर तुम्हें बहुत सारा पैसा धन मिलेगा। अब तुम बताओ, तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है? मैं अच्छाई के रास्ते पर जाना चाहती हूँ। माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है कि ज्ञान से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। पैसा तो आता रहेगा, लेकिन ज्ञान से बढ़कर कोई चीज नहीं। मैं अच्छाई के रास्ते पर जाऊंगी। ठीक है, तुम अच्छाई के रास्ते पर चली जाओ। और फिर पूजा अच्छाई के रास्ते पर चली जाती है। अच्छाई के रास्ते पर जाते ही उसे एक बूढ़े बाबा दिखते हैं। उन्हें बहुत प्यास लग रही होती है। बाबा जी, क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए? बेटी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। फिर पूजा अपने चारों तरफ देखती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक नदी दिखती है। वो नदी में से पानी लाती है और उन बूढ़े बाबा को पिला देती है। बूढ़े बाबा खुश हो जाते हैं और पूजा का धन्यवाद करते हैं। फिर पूजा और आगे जाती है। तब एक छोटा बच्चा दिखता है जिसकी बॉल पेड़ में फंसी हुई थी। दीदी, मेरी बॉल पेड़ में फंस गई, उतार दोगी क्या? हाँ, मैं अभी तुम्हारी बॉल पेड़ से उतार देती हूँ। फिर पूजा उस छोटे बच्चे की बॉल पेड़ से उतार देती है। वो छोटा बच्चा भी पूजा को थैंक यू बोलकर फिर से खेलने लगती है। पूजा भी और आगे जाती है। तभी उसे एक परी दिखती है और वो कहती है,
तुमने अच्छाई का रास्ता चुनकर बहुत अच्छा किया। तुम दिल की बहुत अच्छी हो और तुमने सभी की मदद की। उन बूढ़े बाबा को पानी पिलाया और उस छोटे बच्चे की बॉल उतार दी। और जैसा कि तुम्हें एक जादूगरनी ने बताया कि तुम्हें बहुत सारी ज्ञान की बातें और शक्तियाँ मिलेगी, मैं ही तुम्हें ज्ञान और शक्तियाँ दूंगी। जिसके बाद परी पूजा को बहुत सारी ज्ञान की बातें और कुछ शक्तियाँ भी देती है। फिर पूजा खुशी खुशी गुफा से बाहर आ जाती है। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और वो बहुत खुश थी। वो सोचती है कि अभी तो उसे चूड़ियाँ लानी है। अरे अभी तो मुझे चूड़ियाँ भी लानी है और शाम होने को आई, बहुत टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं, जल्दी से चली जाती हूँ। पूजा के इतना कहते ही उसके सामने चूड़ियाँ आ जाती है। फिर उसे याद आता है कि परी ने उसे ज्ञान के साथ साथ जादुई शक्तियाँ भी दी है। वो बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से चूड़ियाँ लेकर घर चली जाती है। पूजा के हाथों में चूड़ियाँ देख शीला उससे कहती है, अरे तू इतनी जल्दी चूड़ियाँ कहाँ से ले आई? माँ, आपने बोला था ना दूसरे गांव से चूड़ियाँ लानी है, तो मैं वहीं से लाई हूँ। अच्छा ठीक है, अब रात का खाना भी बनाना है, जाकर जल्दी बना दे। ठीक है माँ, मैं अभी खाना बना देती हूँ। फिर वो सोचती है, मेरे पास तो जादुई शक्ति है, जादुई शक्ति मेरे घर का खाना बना दो। और वो देखती है कि उसका सारा खाना बना हुआ है। वो खुश हो जाती है और ऐसे ही अब शीला जो भी कहती, पूजा तुरंत ही वो सारा काम खत्म कर देती। लेकिन शीला को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो अब इतनी जल्दी काम कैसे कर देती है। और अब वो ज्यादा शीला से खाना भी नहीं मांगती, क्योंकि वो अपनी जादुई शक्तियों से ही खाना भी लाती थी और खा लेती थी। शीला को कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी बेटी प्रिया को सारी बातें बताती है। अरे बेटी, प्रिया को कुछ दिनों से देख रही हूँ, ये लड़की घर का सारा काम कर लेती है और वो भी इतनी जल्दी। इसने आज तक इतनी जल्दी काम नहीं किया। हाँ माँ, और मैं भी देख रही हूँ इसके पास 2-3 नई फ्रॉक भी आ गई है। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, हमें पता लगाना पड़ेगा। हाँ, हमें पता लगाना चाहिए कि क्या बात है। ऐसा सोचकर दोनों माँ बेटी पूजा के पास जाती हैं। फिर शीला कहती है, पूजा अब सारी बातें सच बता दे। कुछ दिनों से देख रही हूँ तो घर के सारे काम जल्दी कर लेती है और तेरे पास अच्छे कपड़े भी है। बता फिर ये सब तू कैसे करती है? फिर क्या था, भोली भाली पूजा दोनों माँ बेटी को सारी बातें बता देती है। दोनों के ही मन में लालच आ जाता है। बेटी, तूने सुना ना, तू एक काम कर, तू भी उस गुफा के पास जा और तू इसमें बुराई का रास्ता चुनियो। ये लड़की तो पागल है जो कि ज्ञान की बातें सुनकर आई है। तो बुराई के रास्ते पर जाइयो और वहाँ से बहुत सारा सोना पैसा लेकर आइयो, फिर हम जल्द ही अमीर हो जाएंगे। माँ, लालच गलत बात है। बुराई के रास्ते पर जाने के बाद ऐसा ना हो कि प्रिया के साथ कुछ बुरा हो जाए। तुझसे किसी ने तेरी राय नहीं मांगी है। मेरी बेटी बुराई के रास्ते पर ही जाएगी और देखियो वो वहाँ से बहुत सारा सोना पैसा लेकर आएगी। तेरी तरह नहीं है वो, बेवकूफ कहीं की। फिर पूजा के बताए हुए रास्ते पर प्रिया चली जाती है और जिस तरह पूजा को जादूगरनी मिली थी, उसी तरह प्रिया को भी जादूगरनी मिलती है। और जादूगरनी ने उसे अच्छाई के रास्ते पर क्या होगा और बुराई के रास्ते पर क्या होगा वो सारी बातें बताती है। और प्रिया अपनी माँ के कहने पर बुराई के रास्ते पर चली जाती है। प्रिया सीधा बुराई के रास्ते पर जाने लगती है। बुराई के रास्ते पर जाते जाते उसे एक चुड़ैल मिलती है। मुझे पता है तुम बहुत सारा पैसा और सोना लेने के लिए आई हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पर अपने साइन करने होंगे। प्रिया तो लालच में बिल्कुल डूबी हुई थी। वो बिना पढ़े और बिना कुछ सोचे समझे उस कागज पर साइन कर देती है। चलो, तुमने इस पेपर पर साइन कर दिए हैं, अब तुम यहाँ पर खुदाई करो, फिर तुम्हें बहुत सारा सोना मिल जाएगा। और चुड़ैल के कहने पर प्रिया वहाँ पर खुदाई करने लगती है, लेकिन बहुत खुदाई करने के बाद उसे कुछ नहीं मिलता। अरे, खुदाई करते करते तो मेरे हाथ में दर्द होने लगा। यहाँ पर कुछ है भी या नहीं, या तो मुझे पागल बना रही हो? पागल तो तुम बन चुकी हो। तुमने बिना पढ़े इस पेपर पर साइन कर दिया। इसमें लिखा था कि तुम्हें अपना एक पैर मुझे देना होगा
और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अब तुम्हें मुझे एक पैर देना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपना पैर नहीं दूंगी। ये सारी बातें तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। तुम लालच में इतनी खोई हुई थी कि तुमने पढ़ा ही नहीं। पर ये तो तुम्हारी गलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। प्रिया मना करती रहती है, लेकिन फिर भी चुड़ैल प्रिया का एक पैर निकालकर अपने टूटे हुए पैर लगा देती है और खुश हो जाती है। फिर प्रिया वहाँ से उदास मन से आ जाती है और जब वो घर जाती है तो उसकी माँ देखती है कि प्रिया का एक पैर नहीं है। अरे बेटी, ये कैसे हुआ? माँ, उस चुड़ैल ने मेरे एक पैर ले लिया। मैंने कहा था ना माँ, बुराई के रास्ते पर जाने के बाद प्रिया के साथ कुछ बुरा जरूर होगा, और वैसा ही हुआ। लेकिन बेटी, हुआ क्या, मुझे बताओ। फिर प्रिया अपनी माँ को सारी बातें बता देती है, जिसके बाद दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो शायद जिंदगी में कभी लालच नहीं करते। बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नामक गांव में एक बहू नैना रहा करती थी। नैना स्वभाव की बहुत अच्छी थी, लेकिन नैना थोड़ी सांवली थी और उसके चेहरे पर कुछ निशान थे, जिस वजह से नैना को अपने ससुराल में बिल्कुल भी प्यार नहीं मिलता था। हमेशा उसे बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता था। नैना की एक ननद थी संजना। संजना हमेशा नैना को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। एक दिन संजना की कुछ फ्रेंड उससे मिलने घर आती हैं। तभी नैना उन सभी के लिए नाश्ता बनाकर लेकर आती है। नैना को देखते ही संजना की सभी फ्रेंड्स जोर जोर से हंसने लगती हैं और वह तभी कहती हैं अरे यार संजना, यह काली कलूटी कौन है? वैसे तो तू कॉलेज में बड़ी बनती फिरती थी, अपने आसपास काले और बदसूरत लोगों को भटकने भी नहीं देती थी, फिर यह इतनी काली कलूटी तेरे घर में क्या कर रही है? अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये कहीं तेरी काली कलूटी बदसूरत दूसरी भाभी तो नहीं है? हाँ सपना, तुमने बिल्कुल सही समझा। ये संजना की नई भाभी है। ऐसी काली कलूटी चेहरे पे निशान वाली बदसूरत। अगर संजना तुम अपने भाई की दूसरी शादी कर ही रही थी तो अपनी पहली भाभी की तरह सुंदर तो लेकर आती। वो कितनी ज्यादा गोरी चिट्टी थी, कम से कम इतनी बदसूरत भाभी तो मत लेकर आती। मगर ये तो बहुत सारा दहेज लेकर आई है ना। कल जो तुम कॉलेज में सोने की चैन पहन कर आई थी वो भी तुम्हारी भाभी लेकर आई है ना। शायद तुमने दहेज के लालच में अपने भाई की किस्मत फोड़ दी। इस तरह से संजना की सभी फ्रेंड्स हंस रही थी। संजना को अपनी बहुत ज्यादा इंसल्ट महसूस होती है और वह गुस्से में लाल अपनी सभी फ्रेंड्स के सामने नैना को जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, मैंने आपसे कितनी बार मना किया है कि अपनी काली शक्ल लेकर बाहर मत आया करो। अगर आपने नाश्ता तैयार कर ही दिया था तो आप मुझे बुला लेती। कम से कम आपके आने से मेरी बेइज्जती तो नहीं होती। काली शक्ल लेकर कहीं भी चली जाती हैं, जैसे इस काली कलूटी शक्ल को देखने के लिए सब तड़प रहे हो। अब जाओ यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरे दोस्तों में मेरी नाक ही कट गई। बेचारी नैना चुपचाप संजना की खरी खोटी बातें सुन रही थी और नैना आंखों में आंसू लेकर वहाँ से आ जाती है। यह सिर्फ आज की बात नहीं थी, हमेशा नैना के साथ ऐसा ही होता था। नैना को हमेशा अपने काले रंग की वजह से बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन संजना को देखने लड़के वाले आने वाले थे। तभी नैना की सास कमला नैना के पास जाती है और उससे कहती है, सुन मनहूस काली कलूटी, तेरी वजह से मेरी बच्ची के रिश्ते में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। पिछली बार जब तू उसके दोस्तों के सामने गई थी तो मेरी बच्ची की बहुत बेइज्जती हुई थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची के ससुराल वालों के सामने हमारी थोड़ी भी बेइज्जती हो। इसलिए पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई कर घर का सारा काम खत्म कर बाहर चली जाना और तब तक घर में मेहमान है, तब तक घर में आने की जरूरत नहीं है। तुझे देखकर उन्हें लगेगा कि हमने दहेज के लालच में आकर तो जैसी काली कलूटी निशान वाली बदसूरत लड़की को अपने घर की बहू बना लिया। चल अब घर के काम खत्म कर। मनहूस। मम्मी जी, आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं? आपको तो पहले ही पता था कि मैं काली हूँ, मेरे चेहरे पर निशान है, फिर आपने मुझे अपने घर की बहू क्यों बनाया? मुझे मत बनाती। जैसी बहू आपकी पहली थी गोरी चिट्टी, वैसी ही बहू ढूंढ कर लेकर आ जाती। आपके बेटे भी मुझसे नाराज रहते हैं, मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, हमेशा मुझे खरी खोटी सुनाते रहते हैं। आप भी मुझसे प्यार नहीं करती। क्या आप मुझे अपने घर की नौकरानी बना के लेकर आई थी? मैं इस घर की बहू हूँ। आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत किया करें, मुझे बहुत दुख होता है। अब मैं जैसी भी हूँ आपकी बहू हूँ, बदल तो नहीं जाऊंगी।
अरे वाह काली कलौटी, तू तो बहुत जल्दी भूल गई कि मैंने तुझे अपने घर की बहू क्यों बनाया। चल मैं तुझे बता देती हूँ। एक तो फ्री में मुझे नौकरानी मिल गई, मेरे इस घर के सारे काम हो जाते हैं। दूसरी बात, तेरे बाप ने मुझे इतना सारा दहेज दिया था जिस वजह से हम ऐश कर रहे हैं, वरना क्या तूने मुझे पागल समझा है? तो जैसी काली कलौटी बस सूरत को अपने घर की बहू बनाती। चल अब अगर तेरा ये ड्रामा खत्म हो गया हो तो घर के सारे काम खत्म कर, मेहमान आने ही वाले होंगे। ऐसा कहकर कमला वहाँ से चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ बेचारी नैना पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई करती है, अच्छे अच्छे पकवान तैयार करती है और उसके बाद जैसे ही लड़के वाले आने वाले होते हैं घर से बाहर चली जाती है और एक गार्डन में जाकर बहुत रोती है। अगर आज मैं सुंदर होती तो इस तरह से घर से बाहर नहीं होती, घर की खुशियों में शामिल होती, लेकिन मेरे साथ तो हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है। बचपन से ससुराल तक का सफर मेरा बहुत कठिनाई वाला गुजरा है। हमेशा लोगों के ताने, खरी खोटी बातें सुनकर ही बड़ी हुई हूँ। कितनी बदसूरत है, इसके चेहरे पर तो निशान है, अरे ये तो कितनी काली है, यह सुनकर बड़ी हुई हूँ। क्या इस दुनिया में सुंदरता ही सब कुछ है? हम जैसे इंसानों को जीने का कोई हक नहीं। हम क्या सिर्फ हमेशा लोगों की खरी खोटी बातें, ताने बस यही सुनते रहेंगे? हमें खुश रहने का कोई हक नहीं। काश ऊपर वाला मुझे भी थोड़ा रंग रूप दे देता तो मैं लोगों के ताने नहीं सुनती, अपने ससुराल में खुश रहती और मुझे भी मेरे पति का प्यार मिलता। लेकिन हम जैसी बदसूरत लड़कियों को ऐसी किस्मत कहाँ? उनकी किस्मत में तो सिर्फ दुख का दर्द, परेशानी, लोगों के ताने ये लिखे होते। ऐसा कहकर नैना बहुत रो रही थी। तभी नैना को किसी और की भी रोने की आवाज आती है जो बहुत जोर जोर से आ रही थी। नैना उस आवाज का पीछा करती है तो उस गार्डन के पीछे एक घना जंगल था और वह आवाज वहाँ से आ रही थी और उस घने जंगल में एक गुफा थी जिसके अंदर बूढ़ी औरतें थी और वह जोर जोर से रो रही थी। नैना अंदर जाकर उनसे पूछती है, अरे यहाँ पर तो इतनी सारी बूढ़ी अम्मा है, अरे आप सभी लोग क्यों रो रही हैं? क्या हुआ? आप लोगों को क्या परेशानी है? बेटा हम बुढ़िया नहीं हैं, हम तो परी लोग की सबसे ज्यादा सुंदर परियां हैं, लेकिन हमें एक जादूगरनी ने ऐसा बना दिया और उस जादूगरनी ने हम सभी की सुंदरता एक जादुई लिपस्टिक के अंदर कैद की है और वह जादुई लिपस्टिक बादलों में है और बादलों से जादुई लिपस्टिक लाना आसान नहीं है क्योंकि बादलों में 2 जादुई लिपस्टिक है और एक बार तुमने जिसे भी छू लिया बस तुम उसे ही लेकर आ सकती हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि जादुई असली लिपस्टिक कौन सी है जिसमें हमारी सुंदरता है? अगर कल तक हम परी लोग वापस नहीं गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बेटा क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? हम बहुत बड़ी दुविधा में फंसे हैं। हाँ अम्मा जी, मैं आप लोगों की मदद जरूर करना चाहूंगी, लेकिन मैं बादलों में कैसे जाऊंगी? नैना के इतना कहते ही तभी एक बूढ़ी औरत चुटकी बजाती है। बादलों में जाने के लिए सीढ़ियाँ बना देती है। नैना उन सीढ़ियों की मदद से बादलों में पहुंच जाती है और तभी उसे जादुई 2 लिपस्टिक नजर आती हैं। तभी एक जादुई लिपस्टिक से आवाज आती है, मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। देखो अपना और मेरा समय बर्बाद मत करो, मुझे अपने साथ लेकर चलो। मैं ही असली जादुई लिपस्टिक हूँ, मेरे अंदर ही उन सभी परियों की सुंदरता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ इन सब में तुम्हारा क्या फायदा? तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम यह जादुई लिपस्टिक ले जाकर उन सभी परियों को दे दोगी मगर तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुम मुझे अपने साथ लेकर जाती हो और उन परियों को मुझे नहीं देती तो तुम्हें मुझे लगाने का एक मौका मिलेगा और उन सभी परियों की सुंदरता तुम्हें मिल जाएगी। तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाओगी। जल्दी जल्दी मुझे अपने साथ लेकर चलो। नहीं नहीं नैना, ये भ्रम है, धोखा है। जादुई असली लिपस्टिक मैं हूँ। जादूगरनी ने इसे लोगों को गुमराह करने के लिए रखा है। तो मुझे हाथ लगाओ, मुझे अपने साथ लेके चलो। मैं ही असली जादुई लिपस्टिक हूँ, मेरी बात का भरोसा करो। नैना कुछ समय के लिए दुविधा में फंस जाती है कि असली जादुई लिपस्टिक कौन सी है। तभी वह अपनी आंखें बंद करती है और वह फैसला कर लेती है कि असली जादुई लिपस्टिक कौन सी है। तभी वह दूसरी जादुई लिपस्टिक को हाथ लगाती है। नैना के हाथ लगाते ही पहली जादुई लिपस्टिक गायब हो जाती है और वह दूसरी जादुई लिपस्टिक लेकर सभी परियों के पास आ जाती है और वह सभी परियां एक एक करके वह जादुई लिपस्टिक लगाती हैं तो वह दोबारा से परियां बन जाती हैं। तभी एक परी नैना से कहती है, अरे वाह नैना, आज तक जो किसी ने नहीं किया वह तुमने कर दिखाया। तुम्हें कैसे पता चला कि जादुई असली लिपस्टिक कौन सी है?
परी जी, मेरी माँ हमेशा समझाती थी, अगर आपको कोई किसी चीज का लालच दे रहा है, इसका मतलब वह झूठा है, मतलबी है, वह आपको लालच देकर फंसा रहा है। बस जैसे ही पहले जादू लिपस्टिक ने मुझे सुंदरता का लालच दिया, तभी मैं समझ गई कि असली जादू लिपस्टिक कौन सी है। सच में नैना, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा दिल बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, इसमें कोई छल कपट नहीं है। तुम बिल्कुल भी लालची नहीं हो, तभी तो तुमने बादलों के 2 जादू लिपस्टिक के बीच में सही चयन किया। अगर तुम सुंदरता के लालच में आ जाती तो तुम असली लिपस्टिक कभी भी नहीं लेकर आ पाती। हमें अपनी जादुई शक्ति से पता चला है कि तुम्हारे रंग रूप की वजह से तुम्हारे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार होता है, लेकिन अब नहीं। आज से यह जादू लिपस्टिक तुम्हारी है। हमें जो चाहिए था वह हमें मिल गया। और हाँ, यह जादू लिपस्टिक कभी भी लालची या बुरे लोगों के हाथ में नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि बादलों की जादू लिपस्टिक हमेशा अच्छे लोगों के ही काम आती है, लालची या बुरे लोगों के नहीं। ठीक है बेटा। परी की बातें सुनकर नैना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सभी परियां बादलों की जादू लिपस्टिक नैना को देकर परी लोग चली जाती हैं। परियों के जाने के बाद नैना वह जादू लिपस्टिक जैसे ही लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है, बिल्कुल परियों की तरह। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर नैना बहुत ज्यादा खुश होती है। अरे वाह, मैं इस जादू लिपस्टिक की वजह से कितनी ज्यादा सुंदर हो गई। अब मुझे मेरे ससुराल में सम्मान मिलेगा, सब मुझसे प्यार से बातें करेंगे, मेरे पति भी मुझसे नाराज नहीं रहेंगे। मुझे तुरंत घर जाना चाहिए। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। नैना खुशी खुशी घर चली जाती है। नैना को देखते ही संजना, कमला, नैना का पति सुरेश चौंक जाते हैं कि इतनी ज्यादा सुंदर लड़की कौन है और इनके घर में क्या करने आई। तभी संजना नैना से कहती है, अरे तुम कौन हो? मम्मी, यह लड़की कितनी ज्यादा सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपनों में परियों को देखती थी, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल परियों की तरह सुंदर। तुम कौन हो? किससे मिलने आई हो? तुम्हें किससे मिलना है? संजना दीदी, मैं कोई परी नहीं हूँ, बल्कि मैं आपकी भाभी नैना हूँ। नैना? नैना तो इतनी काली कलूटी बदसूरत थी, अचानक इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई? मम्मी जी, मुझे परियों ने जादुई लिपस्टिक दी, जिसे लगाते ही मैं इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। अब तो आप मुझे काली कलूटी बदसूरत नहीं कहेंगी, मुझसे प्यार से बात करेंगी। मम्मी, रात बहुत ज्यादा हो गई, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। सुबह जल्दी उठकर आप सभी के लिए नाश्ता भी तो बनाना है। ऐसा कहकर नैना सोने के लिए चली जाती है और बादलों की जादू लिपस्टिक छुपाकर कहीं रख देती है, ताकि फ्यूचर में कभी किसी को जादू लिपस्टिक की जरूरत पड़े, लेकिन उससे पहले वह किसी भी लालची इंसान के हाथ न लगे, इसलिए वह बहुत अच्छी तरह से उसे छुपाकर रख देती है। वहीं दूसरी तरफ नैना को इतना ज्यादा सुंदर देखकर संजना की रातों की नींद उड़ जाती है और वह एक दिन सोचती है, जब इतनी काली कलूटी बदसूरत दिखने वाली लड़की इतनी ज्यादा सुंदर हो सकती है, बिल्कुल परियों की तरह, मैं तो पहले ही कितनी ज्यादा सुंदर हूँ। अगर जादू लिपस्टिक मैंने लगा ली तो मैं न जाने कितनी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। मुझे वह जादुई लिपस्टिक चुराकर लगा लेनी चाहिए। हाँ, यह ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर संजना जादू लिपस्टिक ढूंढने के लिए नैना के रूम में चली जाती है, लेकिन संजना को इतनी आसानी से बादलों की जादू लिपस्टिक नहीं मिलती। बहुत मुश्किलों के बाद संजना को वह जादू लिपस्टिक मिल जाती है और वह खुशी खुशी अपने रूम में लेकर आ जाती है। लेकिन जैसे ही संजना बादलों की जादू लिपस्टिक लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा बदसूरत देखकर वह जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसे उसके लालच और बुरे स्वभाव की सजा मिल जाती है। अगले दिन कमला अपनी बेटी को इतने ज्यादा बदसूरत देखती है तो उसे भी बहुत ज्यादा दुख होता है।